वैसे कुछ नया, कुछ अजूबा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज एनडीए, खासकर बीजेपी ने बिहार के रोहतास जिले में हिंदू नववर्ष कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया। ये मजमा लगा हुआ है बिहार के रोहतास में और अवसर है हिंदू नववर्ष का उत्सव। मंच पर एक से एक बड़े चेहरे देखने को मिल रहे हैं। नेताओं का जमावड़ा बताता है कि इस कार्यक्रम को बीजेपी ने कितना बड़ा आयाम देने की कोशिश की है। जैसे हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, आजादी के 100 साल जब पूरे हों तो शताब्दियों की गुलामी के दाग मिट जाए। ज्यादातर लोग इसे बीजेपी का चुनावी आगाज भी मान रहे हैं। नेताओं ने अपने संबोधन में जनता से एनडीए को मजबूत समर्थन देने की अपील भी की और इनमें एक तरह से एनडीए कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। 2025 है, चुनावी वर्ष है बिहार में। अभी बहुत ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव तक देखेगा। भाजपा के मित्र, अच्छा होता अगर बिहार में रोजगार मेला लगाते आप लोग युवाओं के लिए, जो आप लोग कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। चूंकि इसमें बीजेपी के अलावा इनके घटक दल के नेता भी भारी संख्या में मौजूद रहे, तो एक संदेश भी गया कि एनडीए गठबंधन के तौर पर बिहार में पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। हिंदू नववर्ष तो पूर्व में भी आते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस पैमाने पे इस बार इसे बिहार में मनाया जा रहा है वह अनोखा है और सीधा इशारा कर रहा है 6 महीने बाद होने वाले चुनाव की ओर, जहां इस तरह के आयोजन का सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। क्या मथुरा और काशी आरएसएस के एजेंडे पर हैं? ये सवाल आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबौले के बयान के बाद पूछा जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों से जुड़े मुद्दों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा और काशी की बारी है? बीजेपी नेताओं की ओर से गाहे बगाहे चाहे इनसे जुड़े बयान आते रहे हों, लेकिन अब आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने खुलकर अपनी राय रख दी है। कन्नड़ पत्रिका विक्रम से बातचीत में उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन संघ ने शुरू नहीं किया था। कई साधु संत और मठाधिपति साथ आए और संघ का समर्थन मांगा। उस समय वीएचपी और धर्म गुरुओं ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर कुछ संघ स्वयंसेवक इन 3 मंदिरों से जुड़े प्रयासों में शामिल हैं तो संघ उन्हें रोक नहीं रहा। लेकिन अगर हम दूसरी मस्जिदों और ढांचों की बात करने लगे तो क्या इतिहास पलटने के लिए 30,000 मस्जिदों को खोदना शुरू कर दें? क्या इससे समाज में कटुता और तनाव नहीं बढ़ेगा? एक समाज के रूप में हम आगे बढ़ें या इतिहास में ही अटके रहें? काशी तो भगवान शंकर के द्वारा बसाई गई विश्व की सबसे पुरानी बस्ती है और 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया। और मथुरा की बात करेंगे तो द्वापर को गए हुए 5200 कुछ साल हो चुके हैं। तो निश्चित तौर से मकान मालिक और कोई है और अतिक्रमण करने वाले और कोई है। विपक्ष ने यह भी याद दिलाया कि आरएसएस कह चुका था कि उसके एजेंडे पर केवल राम मंदिर है और कुछ नहीं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कहा कि धर्म आम लोगों की एक अफीम की तरह काम करता है। जहाँ कुछ काम नहीं करता है वह धर्म काम करता है। यानी कि इनके पास कुछ दिखाने को नहीं, कुछ करने को नहीं आरएसएस के पास। मथुरा काशी की बात ऐसे समय उठी है जब 1991 के धर्मस्थल कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। पिछले साल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, संभल जैसे मामलों को लेकर कहा था कि अदालतों को सर्वे समेत कोई भी अंतरिम या अंतिम निर्णय नहीं देना चाहिए। दिल्ली में पावर कट के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया तो ही मंत्री ने कहा गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखे। बिजली कटौती पर आपने सदन में चर्चा करने के लिए नोटिस दिया। जब स्पीकर ने मौका नहीं दिया तब विधायकों ने सदन से बाहर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। ये जो येलो डॉट्स लगे हैं जिसमें ये बुराड़ी, रोहिणी, कंझावला ये सब नरेला लिखा है, यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा के पावर कट लग रहे हैं। ये जो वाइट डॉट्स लगे हैं इसमें 1 से 2 घंटे के पावर कट हर दिन लग रहे हैं। और वो सारी व्यवस्था जिसको 10 साल लगाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया था उसको ये तहस नहस करने में लगे हुए। इस साल मार्च में ही पंखे एसी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल पड़े। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी।
दिल्ली की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए फेक अकाउंट्स, फेक डाटा और फेक नैरेटिव का सहारा लेकर दिल्ली का विपक्ष, आम आदमी पार्टी, उसके नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मरलीना जी झूठ फैला रही है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय दिल्ली में एक साल में 21,000 बार बिजली कटौती हुई थी। अकेले जनवरी 2025 में 3,278 बार 1 घंटे से ज्यादा के लिए बिजली कटी थी। अब देखना है कि ये बहस कहां जाकर ट्रिप करती है। दिल्ली वालों की उम्र 10 साल और बढ़ सकती है अगर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। ये बात आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट में कही गई है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 1 लाख वाहनों में अनुमानित कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी उन्हें जाने दिया गया। एक ही जांच केंद्र पर साल भर में 76,000 से ज्यादा गाड़ियों की प्रदूषण जांच की गई, यानी 1 मिनट से भी कम समय में एक गाड़ी की जांच। 2018-19 में 64% गाड़ियां फिटनेस टेस्ट के लिए गई ही नहीं। बुराड़ी में 90% गाड़ियों की जांच केवल देखकर ही कर दी गई। 2018 से 2022 तक करीब 47 लाख गाड़ियों का पंजीकरण खत्म हो रहा था, लेकिन 3 लाख गाड़ियों को ही अपंजीकृत किया गया। करोड़ों रुपया लूट लिया अरविंद केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के नाम के ऊपर भी। लगभग 54 करोड़ रुपया ऑड इवन पर लूट कर ले गए। लगभग 23 करोड़ रुपए के स्मोक टॉगर लगा ले गए जो चले ही नहीं कभी। 350 बसों का टेंडर निकाला था इलेक्ट्रिक बसों का, लेकिन जब पैसे नहीं मिले, रिश्वत नहीं मिली तो 3 साल बाद उस टेंडर को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह के अनेकों काम उन्होंने किए हैं जिससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को और बढ़ाने का काम हुआ है बजाय कम करने के। सीएजी की रिपोर्ट में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के मामले में बीते 10 सालों में कई लापरवाहियों की बात भी सामने आई। मसलन 2022 तक 41 लाख गाड़ियां स्क्रैप होनी थीं, लेकिन महज 3 लाख गाड़ियां ही स्क्रैप हो पाई। महायुति ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ है। उल्टे 23 लाख किसानों को बैंकों द्वारा कर्ज न भरने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये महायुति सरकार नहीं, अप्रैल फूल सरकार है। महाराष्ट्र में बैंकों ने करीब 23 लाख किसानों को कर्ज न चुकाने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया था कि किसानों को 31 मार्च तक अपने फसल ऋण का भुगतान करना होगा। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के समय महायुति गठबंधन ने किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया था, जिससे अब सरकार पीछे हटती दिख रही है। कई नागरिकों ने चुनाव घोषणा पत्र में कर्ज माफी के वादे को लेकर चिंता जताई है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहता हूं कि वे 31 मार्च तक अपने फसल ऋण चुका दें। चुनाव के दौरान किए गए वादे हमेशा सीधे तौर पर अमल में नहीं आते। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में निर्णय लिए जाएंगे। किसानों की आत्महत्या के पीछे एक मुख्य कारण उनका कर्ज के जाल में फंसे रहना है। महायुति गठबंधन को वोट देने के बाद किसानों को बहुत उम्मीदें थीं कि उनके ऋण माफ हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें नोटिस मिल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने ऋण माफी के अपने वादे को पूरा न करने के लिए महायुति सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने महायुति सरकार को अप्रैल फूल सरकार कहा है। स्वयं जो सीएम है आज, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इनकी सरकार गठित होती है सारे किसानों का कर्जा ये माफ कर देंगे। आज के जो डीसीएम है उन्होंने कहा ऐसी बात होने वाली नहीं है, अगले 5 साल जो कर्जा है वो भरते रहो। ये अप्रैल फूल ने तो क्या है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण अगले 2 साल तक किसानों की कर्ज माफी नहीं की जाएगी। देखना यह होगा कि महायुति सरकार की इस घोषणा पर किसान और उनके संगठन क्या रुख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 19 जगहों पर शराबबंदी लागू हो गई है। सरकार इसे आस्था का सवाल बता रही है क्योंकि शराबबंदी धार्मिक स्थलों पर लागू हुई है। वहीं विपक्ष इसे कालाबाजारी और राजस्व के नुकसान से जोड़कर देख रहा है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों जैसे उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मैहर और ओंकारेश्वर में 47 शराब दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। ये दुकानें अब कहीं शिफ्ट नहीं होंगी, यानी धार्मिक क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकार का ये कदम बहुत ही अच्छा है सर। कदम बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है। शराबबंदी एक अच्छा प्रयास के रूप में लागू किया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला 2 महीने पहले लिया था। हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए, इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस ने इसके दुष्परिणामों की चेतावनी दी है। एक बड़ा इसका काला धंधा चालू ना हो, इस पर जरूर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी, लेकिन राजधानी भोपाल में कई रहवासी इलाकों में नई दुकानें खोली जा रही हैं, लोग जिसका विरोध कर रहे हैं। लेटर कुछ दिखा नहीं रहा है, उसके गुंडे को 4-5 लोग आए धमका रहे, कौन रोक पाएगा, धमकी दे रहे हैं। और ये ऐसे रहवासी एरिया में इस तरह की दुकान की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। 600-700 लोग हैं और बच्चे यहाँ पे हम लोग को स्कूल डेली जाना पड़ता है, लेडीज हमारे यहाँ खड़ी होती है। अगर शराब सबके लिए इतनी अच्छी है तो फिर हर मेडिकल स्टोर पे बेचो ना उसको। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। अब मध्य प्रदेश भी इस बहस में शामिल हो गया है। सवाल है, क्या ये फैसला सामाजिक बदलाव लाएगा या काला कारोबार बढ़ाएगा? राजस्थान में 50,000 से अधिक पदों के लिए निकली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदला जाएगा। अब इसमें राजस्थान जीके को 17% से बढ़ाकर 30 से 40% वेटेज दिया जा सकता है, ताकि राजस्थान के युवाओं का अधिक चयन हो पाए। राजस्थान की भर्ती में राजस्थान के युवाओं को अधिक हिस्सेदारी मिले, यह युवा ये मांग कर रहे हैं। खून से चिट्ठी तक लिख रहे हैं। राजस्थान में लंबे समय के बाद 4th ग्रेड स्टाफ की वैकेंसी आई है। 50,000 से अधिक पद भरे जाने हैं। इसके लिए परीक्षा होगी। इसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान से जुड़े 20 सवाल पूछे जाने हैं। युवा चाहते हैं कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि भर्ती में स्थानीय युवाओं को ज्यादा मौके मिलें, जैसा कुछ राज्यों में होता है। हम बोर्ड को अवगत करवाना चाहते हैं कि राजस्थान का जो वेटेज है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि सर जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, वो स्टूडेंट है, वो ज़्यादा फायदा ले रहे हैं राजस्थान के विद्यार्थियों की वजह। हरियाणा में जो भी वैकेंसी निकलती है उनमें कोई ना कोई ऐसा नियम लागू कर देते हैं कि जैसे 10वीं पास हरियाणा से होना चाहिए, या फिर रोजगार जो कार्यालय उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई प्रावधान वो लागू करते हैं कि जिससे बाहरी राज्यों को रोका जा सके। लेकिन हमारे राजस्थान में विभिन्न सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दावा जरूर करती है कि हमारे यहाँ पे जो वैकेंसियाँ निकलती है उसमें हम 100% अवसर स्थानीय युवाओं को देते हैं, लेकिन कैसे इसका प्रावधान 0 है। भारी दबाव के बाद कार्मिक विभाग ने सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव चयन बोर्ड को भेजा है। बोर्ड इस पर विचार कर रहा है। जो राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 60%, 70% किया जाए, और उनकी बात मांगते हुए हम इसको वेटेज को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे अभी आपको बताना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन सब्सटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि प्रयास करेंगे इसको लगभग डबल के आसपास कर दिया जाए। युवा खुश हैं कि उनकी मांग पूरी हो रही, वहीं यह डर भी है कि सिलेबस का बदलाव परीक्षा की तारीख न बढ़ा दे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने वाले पति की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये कि पत्नी अपने नए पति को छोड़कर वापस पुराने पति के पास लौट आई है, वो भी अपनी नई सास के कहने पर, क्योंकि नई सास को एहसास हुआ कि उसके बहू के पुराने पति और उसके बच्चे परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उसने अपनी बहू से आग्रह किया तो बहू वापस अपने पति के पास लौट आई। मांग में सिंदूर भरे ये यूपी के संत कबीर नगर की राधिका है। वही राधिका जिसके पति बबलू को जब पता चला कि उसकी पत्नी का किसी शख्स के साथ अफेयर चल रहा है, तो बबलू ने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा दी। अब राधिका वापस अपने पहले पति और बच्चों के पास लौट आई है, वो भी अपनी नई सास के कहने पर। भैया जोर जबरदस्ती से भाई लहाल अब फिर अपन चाहना अपने परिवार के नहीं गोड़े मुड़े गिरे लगना। राधिका की सास यानी विकास की मम्मी का कहना है कि उन्हें अपनी बहू को देखकर उनके पहले पति और बच्चों के बारे में सोचकर दया आ गई। इस वजह से उन्होंने अपनी नई बहू राधिका को वापस उसके पहले पति बबलू के पास भेज दिया। वही बच्चन का मुंह देख के हम भेजा। ये सब कुछ सास ने तय किया और प्रेमी से शादी करने वाली बहू ने स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है, इसको लेकर बाकायदा पंचायत हुई। कटारजोत गांव में हुई पंचायत में यह तय हुआ कि बबलू अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। पंचायत के फरमान पर बबलू ने भी पंचायत में कसम खाते हुए राधिका को स्वीकार लिया। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको बता दें कि मेरठ और औरैया की घटना से डरे संत कबीर नगर के कटारजोत गांव के रहने वाले बबलू ने बीते 25 मार्च को अपनी पत्नी राधिका की शादी गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी विकास से करा दी थी और अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया और ये कहा कि तुम जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगा। तैयार हो जाइए, महाराष्ट्र में आज से यानी 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है। रेडी रेकनर रेट से लेकर फास्टैग तक आज से मुंबई और महाराष्ट्र में कई नए नियम लागू किए गए हैं।
मुंबई के कार ड्राइवर से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने वालों तक हर किसी को इस बदलाव से फर्क पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र में रेडी रेकनर रेट्स में 4.39% की बढ़ोतरी हो गई, जिसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ेगा। घर खरीदने वालों को ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, खासकर मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में जैसे उल्हासनगर और थाने। इस बढ़ोतरी से पुनर्विकास की लागत भी बढ़ेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए रेडी रेकनर रेट 4.39% बढ़ा दिए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उल्हासनगर में 9% और थाने में 7.72% में हुई है, जबकि पनवेल में एयरपोर्ट निर्माण के कारण 4.97% बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से पुनर्विकास की लागत बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त FSI और नगर निगम शुल्क RR रेट से जुड़े हैं। नारेडको ने सरकार से सुलभ आवास बनाए रखने की अपील की है, जबकि सरकार का कहना है कि इस फैसले से पहले सभी संबंधित पक्षों से राय ली गई थी। राज्य में बिजली की दरें बेशक कुछ घटेंगी। MSEDCL 1 अप्रैल से रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए 10 से 30% दरों में कटौती कर रहा है। वहीं 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है।